हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर जो है 1 से लगा करके 5 मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा की जा चुकी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वाले वीडियो और आगे आने वाले वीडियो अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। सबसे पहला प्रश्न है, तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल में अणुओं की संख्या बिल्कुल समान हो। यहाँ पर जो ब ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्रियाकारकों में 2 है तो क्रियाफल में भी Na2 2 है। SO4 इधर 1 है, यहाँ भी SO4 1 है। इस तरीके से क्रियाकारक और क्रियाफलों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। देखिए, सोना है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, अन्य धातुओं से क्रिया नहीं करती है, अर्थात ये अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती है। कुछ मात्रा में चांदी भी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, प्लेटिनियम भी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल मात्र सोने का ऑप्शन दे रखा है, तो ये आ जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक है। देखिए, बायोगैस जो बनती है, जो गोबर वगैरह होता है उससे बनती है। गोबर को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उससे गैस बनती है, चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, तो उसका जो मुख्य घटक होता है वो मैथेन होती है। आइए चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न पर। किसी भी अभिकारक, यानी यहाँ पर तीसरे में सह उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत क्या होता है। AQ, यानी जब किसी को पानी में घोल देते हैं, जैसे नमक है, नमक ठोस होता है, लेकिन जब उसको हमने पानी में घोल दिया तो अब उसकी वो जलीय अवस्था हो गई, और उसको दर्शाने के लिए हम AQ बोलेंगे। यानी कि अगर नमक साधारण रूप से रखा हुआ है तो उसके आगे एस लिखेंगे, लेकिन अब पानी में घुला हुआ नमक है तो उसके आगे हम AQ लिखेंगे। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है। देखिए, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है जिसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, और अम्ल को शांत करने के लिए, अम्ल की शक्ति को नष्ट करने के लिए किसी भी क्षार का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी क्षार होना चाहिए, उसका इलाज, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये बाकी के 3 अम्ल हैं, और अम्ल का इलाज अम्ल से नहीं किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न पर। कार्बन से बना शुद्धतम और सबसे कठोर पदार्थ क्या है। हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो हीरे का ही एक अपर रूप है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। फुलरिन को हम बकीबोल बोलते हैं। बकमिस्टर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसमें कार्बन परमाणु 60 से 80 तक होते हैं, आपने पढ़ा है। ग्लूकोज पाइरुवेट में विघटित होता है। देखिए, ग्लूकोज जो होता है उसमें कार्बन 6 होते हैं, जिसका सूत्र आप जानते हैं, C6H12O6 होता है। ये कोशिका में जाकर के पाइरुवेट में बदल जाता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलिए। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। देखिए, एब्सिसिक अम्ल जो होता है, जो कि एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन की वजह से पत्तियों का मुरझाना होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ती क्रिया है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में सबसे पहले उद्दीपन होता है। जैसे हमारा जो हाथ है या पैर है, किसी गर्म वस्तु को छू गया तो वो उद्दीपन हो गया। फिर वहाँ की संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, वो संवेदी तंत्रिकाएं उसकी सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। तो बीच में जो है संवेदी तंत्रिका के बाद में मेरुरज्जु आना चाहिए था, इसका ऑप्शन ए सही है। संवेदी के बाद में मेरुरज्जु आना चाहिए था। मेरुरज्जु से जो भी समाचार मिलते हैं उसको प्रेरक तंत्रिका जो है अंग तक पहुंचाती है, और अंग से उसकी प्रतिक्रिया होती है, अर्थात हमारा हाथ खट से उससे हट जाता है। इसका मतलब हमारा प्रतिवर्ती क्रिया जो है प्रतिवर्ती चाप होता है। ये प्रतिवर्ती चाप में हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। बहुखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए, प्लाज्मोडियम जो होता है उसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं, और सभी टुकड़ों से एक एक प्लाज्मोडियम बन जाता है, यानी बहुखंडन द्वारा जनन प्लाज्मोडियम में होता है।
अमीबा में द्विखंडन से होता है, ईस्ट में मुकुलन से होता है। मेंडल ने आनुवंशिक इकाइयों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मेंडल ने आनुवंशिक इकाई जिसको वर्तमान में जीन कहते हैं उसको कारक कहा था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो कि हमारे फ्रिज और AC से निकलती है। ये ओजोन मंडल के क्षय का सबसे बड़ा कारण है। प्रकाश का अपने पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम विवर्तन कहते हैं, यानी हमारा स ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर द ऑप्शन जो होता है उसका मतलब होता है प्रकाश का 7 रंगों में बंटना। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न 14वें प्रश्न पर। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना होती है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए वो कम फैलता है, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए वो ज़्यादा फैलता है। यानी ये काम उल्टा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो कम फैलेगा। इसीलिए लाल जो बत्ती होती है, रेड लाइट होती है, वो लाल रंग की ही बनती है। और आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, उसका फैलाव ज़्यादा होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है, देखिए यूनिट बोलते हैं उसको। हमारे जो घरों में जो बिजली आती है उसकी गणना यूनिट के रूप में 1 किलोवाट घंटा के रूप में की जाती है। जैसे आपने भी अपने घरों में पूछा होगा भाई कितने यूनिट आपके आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? देखिए V अनुक्रमानुपाती I, ये तो है। ब ऑप्शन जो है V²/I, ये ओम का नियम नहीं है, तो यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा सही है। फ्यूज के तार का गलनांक होता है, देखिए फ्यूज जो होता है उसके तार का गलनांक कम होना चाहिए तभी तो वो गलेगा। अगर उसका गलनांक ज़्यादा होगा तो लघुपथन होने पर, अति भारण होने पर भी वो गलेगा नहीं, इसलिए फ्यूज के तार का गलनांक कम होना चाहिए ताकि थोड़ी सी भी तेज बिजली आए तो वो गल जाता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक जो होते हैं इस्पात से बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, ज्ञानप्रद लग रहे हैं तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।